हेलो झारखंड लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों के पश्चात पुनः यूट्यूब पर क्लास को शुरू किया जा रहा है। उसका रीजन मैं आपसे टेलीग्राम पे शेयर किया था। आज के इस सेशन से सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के सीरीज को शुरू किया जा रहा है। ये वीडियो झारखंड स्पेशल रहेगा और इसमें जेएसएससी और जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे। जेएसएससी के सभी एग्जाम्स और जेपीएससी में भी यह लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगा, ये जो सीरीज आ रहा है उसमें क्वेश्चन का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा और झारखंड जीके का भी जो ऐसे वीडियो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सेट होने के लिए समय दीजिए। आज काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है बहुत दिनों के पश्चात जो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने में। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं। और हाँ, एक भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जिनको पता होगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गियर अप। आज का पहला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। यानी पूछा गया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे, आप लोग पढ़े होंगे, फेमस क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय वह जो है हर्षवर्धन पर किस वर्ष जो है विजय प्राप्त किए थे? 612 एडी, 618 एडी, 622 एडी या फिर 634 एडी? आंसर इसका भी है 618 एडी में जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन पर जो है विजय प्राप्त किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीएससी ऑलरेडी पूछ चुके हैं यह क्वेश्चन को। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था 618 एडी में, इसको याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? तो यह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। दो जो पर्सन है यहाँ पे, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, उनके बारे में जैसे कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ये जो थे पुष्यभूति या फिर वर्धन राजवंश से बिलोंग करते थे हर्षवर्धन। ठीक है, और ये जो पुष्यभूति या फिर वर्धन राजवंश है, उसके संस्थापक पुष्यभूति या फिर प्रभाकर वर्धन दोनों कहा जाता है। इतिहासकारों में इन दोनों को लेकर जो है मतभेद है, तो दोनों आप लोग जो है याद रखिएगा। राजधानी देखिएगा तो ये जो राजवंश था उसका थानेश्वर था और कन्नौज को भी बाद में राजधानी बनाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय को देख लीजिएगा, ये चालुक्य वंश से बिलोंग करते थे, जिसके संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट थे। राजधानी इसका बादामी कर्नाटक में था। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका भी है 618 एडी। बाकी एक आप लोग हाइडे स्पीच का भी युद्ध याद रखिएगा, जो कि सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, 326 बीसीई में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, यह झेलम रिवर के तट पर हुआ था ना, याद रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच। आंसर इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? धौलावीरा, कालीबंगन, लोथन या फिर राखीगढ़ी? तो आंसर इसका जो है डी है। सबसे बड़ा जो देखिएगा हड़प्पा स्थल है वह राखीगढ़ी है और यह हरियाणा में पड़ता है। आइए कुछ देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देखिएगा, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसका जो डेट है वह 2300 से 1750 ईसा पूर्व जो है बोला जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट यही है। C14 कार्बन आपको पता होगा, आइसोटोप C14 से जो कार्बन डेटिंग करके डेट निकाला गया था वह यही था। हड़प्पा देखिएगा तो यह रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में यह पड़ता है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर, यह भी जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, और 1980 में इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इंक्लूड किया गया था मोहनजोदड़ो को, ये भी याद रखिएगा। धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है, लूनी नदी के तट पर। लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। और कालीबंगन राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर। और राखीगढ़ी हरियाणा में है। और यही जैसे जितना भी देखिएगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका लार्जेस्ट साइट यही है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। तो सारा चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर दिया। आंसर इसका जो है डी है। जब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको आपको डिटेल में जो है कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक कार्य से संबंधित ऋग्वेदिक जनजातीय सभा का नाम क्या था? सभा, समिति, विदत या फिर उपरोक्त सभी? आंसर इसका ही है। न्यायिक कार्य से संबंधित कौन सा है जनजातीय सभा था? तीन तरह के सभा जो है आप लोग सुने होंगे, सभा, समिति और विदत। तो आंसर ए होगा सभा, जो कि न्यायिक कार्य से संबंधित था। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सभा, समिति और विदत, इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो ऋग्वेद और अथर्ववेद है, तो आपको दोनों में देखने को मिलेगा सभा, समिति और विदत का उल्लेख। सभा के किसके बारे में बात करता है? तो प्रशासनिक कार्य है, देहाती मामले है या फिर न्यायिक प्रदर्शन, इसके बारे में जो है ये बात करता है। समिति क्या करता है? तो दार्शनिक मुद्दा है, धार्मिक आयोजन है और प्रार्थना पर जो है ये जोर देता है या उस पर बात करता है या उस टॉपिक से रिलेटेड है। विदत सांसारिक, धार्मिक और सैन्य उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ये सब सभाएं जो हैं, सभा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है और अथर्ववेद में 17 बार। किसका? सभा का। ऋग्वेद में देखिएगा तो समिति का 9 बार और अथर्ववेद में 13 बार उल्लेख किया गया है।
वेद का देखिएगा तो ऋग्वेद में 122 बार और अथर्ववेद में 17 बार जो है उल्लेख किया गया है। सभा और समिति, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? ह्वेनसांग, फाहियान, सांग यून या फिर ईसिंग? आंसर इसका ए है, 7वीं शताब्दी की शुरुआत में बोला है तो ह्वेनसांग जो है से आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में आए थे। इसको देख लीजिएगा, 630 और 645 यानी कि 30 में आए थे और लगभग 15 वर्ष तक जो है से यह रहे थे भारत में। हर्षवर्धन के काल में आए थे, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फाहियान 5वीं ईस्वी में आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और भारत आने वाले पहला जो है चीनी भिक्षु इनको कहा जाता है। ईसिंग जो है 671 ईस्वी में आए थे और नालंदा में 10 वर्ष जो है रहे थे। और सुंग युंग जो है ये 518 सी में भारत आए थे। सब देखिएगा तो सब जो है चाइनीज जो है ट्रेवलर है ना, चारों के चारों ये सब भारत आए थे। ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ह्वेनसांग और फाहियान के बारे में, किसके काल में आए थे ये भी आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका जो है ये है ह्वेनसांग। यमक बुद्धवादी पिटक जो है से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि जो यमक है वह किस पिटक से संबंधित है। पिटक देखिएगा तो 3 तरह का पिटक आप लोग नाम सुनो, जिसको त्रिपिटक भी बोला जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, जिसको सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक बोला जाता है। तो जो अभिधम पिटक है वह 7 पुस्तकों में जैसे विभक्त है ना, जिसको यमक, उसके बाद पठाना, धम संगिनी, धातु कथा, कथा वत्सु, विभंगा और यहाँ पे पुग्गा, ला, पन्ना, तुई, ये सब जो है 7 पुस्तकें हैं जो कि आते हैं अभिधम पिटक के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाए? आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। अभिधम पिटक के अंतर्गत जो है यमक आता है। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपिटक पूछेगा कौन है तो सूत, विनय और अभिधम, यही है 3 पिटक। बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में टोटल आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से काफी बनता है, ये सब टॉपिक आप लोग कंप्लीट करते चलिए। भारतीय समुद्र में चुंबकीय कंपास का प्रयोग का पहला संदर्भ कहा था। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय समुद्रों में यहाँ पे जो चुंबकीय जो कंपास था उसका पहला प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? मार्को पोलो के द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा, निकोलो कोंटी के द्वारा या फिर सदरुद्दीन मोहम्मद आफी के द्वारा? आंसर इसका जो है से डी है। सदरुद्दीन मोहम्मद आफी के द्वारा पहली बार जो है से मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग किया गया था भारतीय समुद्रों में। यहाँ पे देख लीजिएगा जितने सारे जो ट्रेवलर है उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। मार्को पोलो इटली के पर्सनालिटी थे ना, 13वीं शताब्दी के अंत में जो है से भारत आए थे। उसके बाद इब्न बतूता काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मोरक्को के पर्सनालिटी थे। इनका एक बुक है रिहाला। ठीक है, मुहम्मद बिन जो तुगलक थे उनके शासनकाल के बारे में जो है इस बुक में देखने को मिलेगा। निकोलो कोंटी जो है इटली के ही पर्सनालिटी थे और विजयनगर साम्राज्य में यह आए थे। ठीक है, उस टाइम यहाँ पे विजिट किए थे। सदरुद्दीन मोहम्मद आफी ये इल्तुतमिश के शासनकाल के में है से भारत आए थे और ये जो है जाने जाते हैं पहली बार जो है मैग्नेटिक कंपास का यूज करने के लिए। ठीक है, इंडियन सीज में सारा को देख लीजिएगा। एक पर्सन यहाँ पे बच जाते हैं अल-बरूनी। इनके बारे में आप लोग डिटेल में बताइए कि यह कौन थे, कहाँ से थे और इनका जो है इंपॉर्टेंट बुक जो है से कौन सा था। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आंसर इसका जो है डी है, सदरुद्दीन मोहम्मद आफी। यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन सा है? फिलिस्तीन, कजाकिस्तान, क्रोएशिया या फिर दक्षिण सूडान? आंसर जो है इसका ए है। फिलिस्तीन जो है यूनेस्को का 195वां सदस्य है और 194वां सदस्य है आपका यूएसए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा यूनेस्को का स्थापना किया गया था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका जो है पेरिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे थोड़ा सा अल्टर है यूनेस्को का पेरिस में। ठीक है, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी में नहीं है। 194वां मेंबर कौन सा था तो यूएसए था। 2003 में जो है मेंबर बना था और 195वां जो मेंबर बना था वो पैलेस्टाइन था। ठीक है, सितंबर 2021 में जो है इसको दर्जा दिया गया था और इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है ना यूनेस्को का, इसको याद रखिएगा। आंसर इसका जो है सही है फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन बोलते हैं अंग्रेजी में। संयुक्त राष्ट्र 2016 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष? आंसर इसका डी है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था 2016 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। आइए कुछ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी जो वर्ष है वह जैसे घोषित किया गया था 2012 को। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष था 1985। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष था 2010। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस जो कि आंसर
दलहन वर्ष, जो कि 2016 है, आंसर भी था। मोटे अनाज का वर्ष, ठीक है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। इंडिया यानी कि बोले कि एक तरह से मोदी जी के रिकमेंडेशन पर जो है इसको घोषित किया गया था 2023 को। और अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जेपीसी का क्वेश्चन है, जेपीसी 2016 में पूछा गया था, और उस समय जो है यह जो है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, तो वह पूछा गया। हो सकता है कि आगे आपसे एग्जाम हो तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, तो 2024 का आप लोग याद रखिएगा। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन घोषित किया गया था 1975 को। और इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि जो इस तरह का वर्ष जो घोषित किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वह 1959 से किया जा रहा है। आंसर इसका डी है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। भारत में कानपुर में देखिएगा तो इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, कानपुर। राजीव आवास योजना यानी शॉर्ट में इसको RAY बोलते हैं, रॉय, जो कि 2011 में शुरू किया गया था, उसे कब तक जो है से विस्तार किया गया था, ठीक है, 2016, 2020, 2021 या फिर 2022, तो इसको 2022 तक जो है से विस्तार कर दिया गया था। देख लीजिएगा 2022 तक इसको इंक्लूड किया गया था। पहला तो देखिएगा 2011 में शुरू किया गया था और 2 साल के पीरियड के लिए था, 2011 से 2013 तक, तो काम पूरा नहीं हुआ होगा, इसके चलते इसको एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब है? प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, श्रम की उत्पादकता में गिरावट, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या फिर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रह गए। आंसर इसका क्या होगा? जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ना एग्रीकल्चर लैंड है 100 मीटर बाई 100 मीटर, 1 हेक्टेयर हो गया, तो 100 मीटर बाई 100 मीटर का लैंड है, तो इसमें जो है से 10 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, 10 पीपल का आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे जो है से लगे हुए हैं 12 पीपल, तो यहाँ पे 2 पीपल जो है से एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो ये जो 2 पीपल हैं वही जो है से क्या होंगे, ये जो है से प्रच्छन्न बेरोजगार कहे जाएंगे। कहने का मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब होता है एक तरह का छुपा हुआ, तो जरूरी तो है यहाँ पे 10, लेकिन 12 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे कोई देखेगा तो लगेगा कि हाँ 12 लोग जो है से काम कर रहे हैं, यानी कि 12 लोगों को रोजगार जो है से मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जरूरत है 10 ही लोगों का, तो ये जो 2 लोग हैं वह जो है से बेरोजगार हो गए, तो इसी को जो है से प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है। तो इसमें देखिएगा तो क्या होगा कि श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होता है वह शून्य होता है। यहाँ पे 10 लोगों की आवश्यकता है, 2 लोग रहें या न रहें, क्या जो है उत्पादन पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो ये लोग के काम करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि उत्पादकता जो है से शून्य हो जाता है, तो इन लोग का श्रम जो है से यहाँ पे बेकार जाता है। तो श्रम की जो है से सीमांत उत्पादकता शून्य होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। और इसको एक और एग्जांपल से आप लोग समझिएगा, भारत में देखिएगा तो ये एग्रीकल्चर में जैसे काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, कि एक परिवार है उसमें जो है से 5 मेंबर हैं, जरूरत है 3 ही का, लेकिन 2 पर्सन के पास कोई काम नहीं है, तो वो भी जो है से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इस तरह का होता है। तो एक ही काम में जरूरत से ज़्यादा जब लोग संलिप्त होते हैं, इंडल्ज होते हैं, तो उसको जो है से प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। कुछ और भी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे देख लीजिएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी के चलते, कहने का मतलब कोई काम करने के लिए स्किल चाहिए, लेकिन वो स्किल जो है से आपके पास नहीं है, ठीक है, तो स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कहने का मतलब मेरे पास जो है से अभी वर्तमान में एक जॉब है, तो उस जॉब को मैं जो है से रिजाइन मार दिया हूँ और दूसरा जॉब पर जो है से फोकस कर रहा हूँ, तो इसके ड्यूरेशन में, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड जाने के ड्यूरेशन में जो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट का फेज होगा उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये जैसे किसी अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे जो है से बताता है, अगर किसी देश का अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रहा है तो वहाँ पे जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है कम होगा, और अगर कोई देश में आर्थिक मंदी चल रहा है तो वहाँ पे जो है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी इसको बोलते हैं, ठीक है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो है से यही जो है से कैलकुलेट करता है, ठीक है ना, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। सारा आई होप कि क्लियर होगा ना। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP कब शुरू की? 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर 4 जून? आंसर इसका ए है, 1 जून 2016 को NDMP यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
ये जैसे फोकस देता है, जो 4 प्रायोरिटी है सेंडाई फ्रेमवर्क का, उसी पर जैसे फोकस देता है। ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसको 2015 में अडॉप्ट किया गया था, और ये जैसे फोकस देता है कि कैसे कहीं पे अगर कोई आपदा आ रहा है तो उसके जोखिम को किस तरह से कम किया जा सके, यानी कि मैनेज किया जा सके। तो उसके लिए 4 प्रायोरिटी है। 4 प्रायोरिटी क्या क्या है समझिए। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर, कहने का मतलब कि कहीं पे कोई आपदा आ रहा है तो उसका रिस्क कितना है उसको आपको समझना है, यानी कि सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इंप्रूविंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, कहने का मतलब अगर आपको पता है कि ठीक है रिस्क किस तरह से है तो उस तरह से आपको प्लान भी बनाना होगा, तो किस तरह से जिसको उसको कम करना है उसको आपको प्लान बनाना होगा। इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कहने का मतलब आपको पता चल गया कि कितना आपदा है और किस तरह से हमको काम करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि कम से कम जो है नुकसान हो। ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस, कहने का मतलब उसके लिए आपको तैयार रहना है, आपदा के लिए अर्ली वार्निंग देना है। और बिल्डिंग बैक बेटर इन द आफ्टर मैथ ऑफ डिजास्टर, कहने का मतलब आफ्टर मतलब रिजल्ट होता है, कहीं पे अगर आपदा आ गया है तो उसके बाद जो है किस तरह से आपका प्रिपेयरनेस जो है बना हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही जो है मेन आपका काम शुरू होता है। काम अगर अच्छा से किया जाएगा तो बहुत लोगों का जैसे जान बचा जा सकता है, नहीं तो बहुत लोग जो है जान से हाथ धो बैठेंगे। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आप लोग याद रखिएगा, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। ठीक है, 2015 में इसको एडॉप्ट किया गया था। आंसर इसका ए है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 2016 में? तो 2016 में नरेंद्र मोदी ही थे, 2014 से 2024 तक। आगे क्या होता है देखिए, 4 जून। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर पुणे? आंसर इसका जो है से बी है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, शॉर्ट में इसको NCDM कहा जाता है। 1995 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र। NDM के बारे में तो बहुत बार डिस्कस किया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। SDM में भी डिस्कस किया था आपसे, जो सेक्शन 14 है NDM का, उसके तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। NDA में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, यहाँ पे देखिएगा प्राधिकरण होता है, उसके अध्यक्ष हमेशा से PM होते हैं NDA के, और स्टेट में देखिएगा तो हमेशा से CM होते हैं ना, इसे ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी है। ये सेक्शन 14 है, कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ जब झारखंडी जी के पढ़ाया था, उसके तहत इसका गठन किया जाता है SDMA का। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नवनाथन पिल्लई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार या फिर द लीजन ऑफ ऑनर? ये 2016 के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए। आंसर इसका डी है, द लीजन ऑफ ऑनर जो है पुरस्कार दिया गया था। ये जो है फ्रांस सरकार का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, याद रखिएगा। जैसे भारत में भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसी तरह जो है फ्रांस में द लीजन ऑफ ऑनर दिया जाता है। नवनाथन पिल्लई, देखिएगा इनके बारे में। नवनाथन पिल्लई जो है भारतीय तमिल मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं। ठीक है, 2008 से 2014 तक UN के उच्चायुक्त मानवाधिकार के रूप में यह कार्य किए थे, जिसके लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया था। ठीक है, द लीजन ऑफ ऑनर, हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था। ठीक है, फ्रांस का। नवनाथन पिल्लई। बुकर पुरस्कार देखिएगा तो लिटरेचर में ही दिया जाता है एक तरह से। ठीक है, फिक्शन नॉन फिक्शन के लिए। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर तो मूवी सब के लिए दिया जाता है। 1929 में शुरू किया गया था पहले बार ऑस्कर ना, याद रखिएगा। 16 मई डेट है। आंसर इसका डी है। संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2016 के करंट अफेयर्स है ना, ध्यान रखिएगा। तो इनको दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार तो डिस्कस कर ही दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको पता होगा, ये भी जो है लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है। और 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन पुरस्कार को लेकिन दिया गया था पहली बार 1965 में, भारत का है ना। ठीक है, जी शंकर कुरूप मलयालम राइटर थे, उनको दिया गया था पहली बार। और पहली महिला थी वो आशापूर्णा देवी, बंगाली राइटर थे, उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था संघमित्रा कलिता को। ये भारतीय अमेरिका थे, ठीक है ना, भारतीय अमेरिकन थे, याद रखिएगा। लॉस एंजलिस टाइम्स की संपादक थी, और 2016 में ब्रेकिंग न्यूज श्रेणी में इनको जैसे पुलित्जर प्राइज दिया गया था। पुलित्जर प्राइज अगेन याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो आपको खेल से संबंधित शब्दावली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है ट्रैक साइकिलिंग से रिलेटेड है, आंसर इसका डी होगा, वेलोड्रोम। ये पर्सन थंबनेल में आप लोग देखे होंगे, इनका नाम है दीपिका पल्लिकल। तो ये जो है किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश, हैंडबॉल, बैडमिंटन या फिर टेनिस? तो ये स्क्वैश प्लेयर है ना, ध्यान रखिएगा, दीपिका पल्लिकल।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, जिसको शॉर्ट बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन DC। आंसर इसका जो है से बी है, नैरोबी, जो कि केनिया का कैपिटल है, वहीं पे जो है से UNEP का हेडक्वार्टर है। हेग तो आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग में ना। यूएनईपी देख लीजिएगा, इसको फाउंड किया गया था जून 1972 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 1972 में ही डिक्लेयर किया गया था 5 जून को ना, कि हम लोग को जो है पर्यावरण दिवस जो है सेलिब्रेट करना है। और पहली बार 1973 में, ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसी समय जो है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को, ठीक है। याद रखिएगा 5 जून बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव सुरक्षा समझौता से, प्रदूषण से, ओजोन का क्रमिक ह्रास से या फिर जलवायु परिवर्तन से। आंसर इसका ए है, जैव सुरक्षा यानी कि बायोसेफ्टी से संबंधित है यह कार्टाजेना प्रोटोकॉल ना। आंसर इसका ए है। देख लीजिए कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया गया है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है, इसको अडॉप्ट किया गया था 2000 में, लेकिन इसको इम्पोज यानी कि लागू किया गया था 2003 में। उसके बाद मॉन्ट्रियल, तो आप लोग सुनेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसको साइन किया गया था 1987 में, लेकिन केम इनटू इफेक्ट यानी कि इसको पिक्चर में आया था 1989 में। क्योटो प्रोटोकॉल का भी नाम आप लोग सुने होंगे, ये जो है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, जनरल साइंस में। एडोप्ट किया गया था 1997 में और यह इफेक्ट में आया था 2005 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, क्योटो कहाँ पे है, जरा ये बताइएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना का क्या उद्देश्य है, SC ST और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना या फिर पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, केवल अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना या फिर केवल महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। तो जब स्टैंड अप इंडिया जो है शुरू किया गया था उसमें SC ST पर फोकस किया गया था, साथ ही साथ वीमेन को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। तो आंसर इसका ये होगा, SC ST के साथ वीमेन उद्यमियों को बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना जो था पर्पस स्टैंड अप इंडिया का। 3 को देख लीजिएगा। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया और मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2015 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया का जो लोगो है आप लोग देखे होंगे, उसमें कौन सा एनिमल है, ठीक है। क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूँ, लायन या फिर टाइगर, लायन या टाइगर, इसमें आप लोग चूज कीजिए। मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें लायन है या फिर टाइगर है। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है, अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी या फिर जल संरक्षण प्रौद्योगिकी। आंसर इसका जो है भी है बेतार संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। ये जो है कहाँ शुरू किए थे, गूगल जो है आपको सुने होंगे, उसी के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। वो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर जो है इंटरनेट एक्सेस लोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे जैसे इंटरनेट प्रोवाइड इसको कराने की कोशिश किया गया था। ये गुब्बारा के थ्रू जो है उसमें पूरा सिस्टम लगाया गया था, तो वह जो है घूम घूम कर जो है लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराता था। लेकिन ये जो है घाटे का सौदा हो रहा था, इसीलिए इसको 2020 में बंद कर दिया गया था। 2011 में इसकी शुरुआत किया गया था गूगल के द्वारा, ठीक है, प्रोजेक्ट लून। तो यह देखिएगा यही कुछ कहानी है, आंसर इसका बी है। भारत की पहली सशस्त्र पनडुब्बी कौन सा है, INS तिहायु, INS विराट, INS अरिहंत या फिर INS अस्त्र धारिणी। आंसर इसका जो है सी है। INS जो अरिहंत है भारत की पहली सशस्त्र पनडुब्बी है, ठीक है, यानी कि शस्त्र ले जाने में यह सक्षम है। अरिहंत को देखिएगा ना, अरि और हंत से मिलकर बना हुआ है यह वर्ड। अरि का मतलब होता है शत्रु और हंत का मतलब है हत्या करने वाला, शत्रु का विनाश करने वाला है अरिहंत। INS का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा ये बताइएगा। रियो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या आती है, यहाँ पे पैरा ओलंपिक है, ठीक है, यानी कि दिव्यांग जनों के लिए होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो 42वां, 43वां, 44वां या फिर 32वां। आंसर इसका जो है बी है। 43वां जो है स्थान पे रहा था रियो पैरा ओलंपिक में, यह 2016 के बाद किया जा रहा है, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह 2020 से पूछा जाएगा, जो लेटेस्ट ओलंपिक होता है वहां से क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। याद रखिएगा लेटेस्ट ओलंपिक होता है उसमें टोटल मेडल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो फोर्थ कमिंग ओलंपिक कहाँ होना चाहिए, एटलीस्ट 2 तो आपको पता होना चाहिए कि वेन्यू उसका कहाँ पे है। आगामी जो वर्ल्ड कप है, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो,
ये सब जो है से आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन क्या विजेता है, जैसे क्रिकेट का है तो उस वो जो है से आपको पता होना चाहिए कि विगत जो 1-2 साल पीछे का है वो कौन रहा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर इसका बी है। स्पोर्ट्स जो है से इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आंसर इसका बी है। रियो ओलंपिक में भारत का रैंक 43वां था। यहाँ पे देख लीजिएगा, रियो ओलंपिक 2016 में 43वां था। टोटल मेडल जो इंडिया के द्वारा जीता गया था वह था 4, 2 जो है गोल्ड था, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। टोक्यो ओलंपिक, ये जो है लेटेस्ट ओलंपिक के बारे में बात किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, ऐसा हुआ था 2022 में ही, लेकिन 2020 ही इसको नाम दिया जाता है। कोविड के चलते 2020 में नहीं हुआ था। 24वां स्थान पे भारत रहा था। 19 मेडल हम लोग लाए थे, 5 जो है गोल्ड था, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन ना, ये जेपीसी का प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है, तो वहाँ से जब उठाया गया था तो ये 2 पॉइंट्स हैं, उससे भी क्वेश्चन आया था। रियो पैरालंपिक में देखिएगा तो सबसे कम उम्र का जो एथलीट थे उनका नाम था गौरिका सिंह, ये नेपाल की तैराकी थे। और रियो ओलंपिक में देखिएगा जो तवालू से सिर्फ 1 सदस्य भाग लेते, तवालू देश है ना, देख लीजिएगा। 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 अप्रैल 2016 को सबसे तेज गति से चलने वाली जो भारतीय ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? नई दिल्ली से लखनऊ, हजरत निजामुद्दीन से आगरा, दिल्ली से चंडीगढ़ या फिर मुंबई से पुणे। आंसर इसका भी है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, ये दिल्ली में ही है, वहीं से आगरा के बीच में यह चला था 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है। गतिमान एक्सप्रेस बोला जाता है। उस समय जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु, उन्हीं के द्वारा जो है झंडा दिखाकर इसको रवाना किया गया था। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वह मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा। उड़ान स्कीम का नाम आप लोग सुने होंगे, उड़े देश का आम नागरिक। 2016 में इसको 2016 या फिर 15 होगा, इसको डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो उसका जो पहला उड़ान था वह शिमला से नई दिल्ली के बीच में हुआ था ना, उड़ान, उड़े देश का नाम आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म था उस समय, अभी भी है। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है से कोलकाता में चला था 1984 में। ये सब कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखें। आंसर इसका बी है। कैशलेस इकोनॉमी वाला पहला देश कौन सा है? कनाडा, स्वीडन और फ्रांस या फिर बेल्जियम। आंसर इसका जो है से बी है ना, स्वीडन जो है से कैशलेस इकोनॉमी वाला विश्व का पहला देश है। 2023 में यह बना था। और यहाँ पे एक और था, यहाँ पे फ्रांस भी था, तो मैं सोचा इसको भी डाल दूँ। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने वाला जो है से पहला देश था फ्रांस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन हम लोग जो जीएसटी का मॉडल लिए हैं वो कनाडा से लिए ना, याद रखिएगा, कनाडा से लिए हैं, सी से कनाडा। और विजय केलकर कमेटी भी था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विजय केलकर कमेटी, उसी का रिकमेंडेशन पर हम लोग जीएसटी को इम्प्लीमेंट किए थे। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जा रहा है 2017 से। आंसर इसका बी है, स्वीडन। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन है? मलाला यूसुफजई, मसूमा मुरादी, फरीदा शेख या फिर चांद उस्मानी। आंसर इसका भी है, मसूमा जो मुरादी थी वो अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर थी। यह बनी थी दाइकुंडी प्रांत की गवर्नर ना, देख लीजिएगा। ये जो मलाला यूसुफजई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनको जो है 2014 में नोबल पीस प्राइज दिया गया था। नोबल पीस प्राइज दिया गया था किसके साथ? ये दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ, ठीक है, संयुक्त रूप से साझा किए थे 2016 का नोबल पीस प्राइज, ठीक है, याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है ना, याद रखिएगा, इनका एक संस्था है। आंसर इसका बी है, मसूमा मुरादी, ये अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर थी। चंद्रमा पर जाने वाले दुनिया के पहले निजी उड़ान योजना का क्या नाम है? मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान या फिर मून मेल। आंसर इसका ए है, मून एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया था ना, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान तो भारत का है, पहली बार 2008 में शुरू किया गया था इसको। 20 जुलाई 2016 को अमेरिकी कंपनी था मून एक्सप्रेस, उसी के द्वारा जैसे इस योजना को शुरू किया गया था। इस तरह से यह पहला जो है एक तरह का बोल सकते हैं कि निजी उड़ान योजना था जो कि चंद्रमा पर लोगों को ले जा रहा था। दोस्ती 2016 क्या है? रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास, या फिर अमेरिका और भारत के बीच का सैनिक अभ्यास था, या फिर भारत और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था, या फिर भारत या कजाकिस्तान के सैनिकों के बीच जो है से संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये जो था रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था, उसी को नाम दिया गया था दोस्ती 2016। हाल ही में किस देश ने पुरुषों का सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी पहली बार जीता है? ठीक है, ये तो कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन है 2024 का, हाल ही में, ठीक है, ये जून का है।
अभी मई में है, सॉरी, यह मई का करंट अफेयर्स है, इसको देख लीजिएगा। तो ये जीता गया था जापान के द्वारा, ठीक है। पाकिस्तान को 4-1 से हराया गया था। पहली बार जापान जीता है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। फाइनल कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मलेशिया के इपो शहर में, ठीक है, याद रखिएगा, अजलान शाह स्टेडियम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्किम ने 16 मई 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 47वां, 48वां, 49वां या फिर 50वां? तो सिक्किम याद है आपको कब इसको स्टेब्लिश किया गया था? तो 1975 को जो है इसका स्थापना किया गया था। 22वां राज्य बना था उस समय, और संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। तो यहाँ से 2024, 1975 घटाइएगा यहाँ पे 14, 5, 9 तो 49 आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो 49वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया था, आंसर इसका सी है, ठीक है। सिक्किम का देखिएगा तो बॉर्डर जो है तीन कंट्री के साथ जो है से टच करता है, चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। कहीं के चाइना तो तिब्बत भी आपको मिल जाएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, तिब्बत जो है अब चाइना के कंट्रोल में है। 36वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, यही जो है सिक्किम को जो है फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया था 16 मई 1975 को। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। झारखंड जीके का भी जैसे क्लास आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और तैयारी आप लोग पुख्ता रखिए, ठीक है। इलेक्शन के बाद जो है एग्जाम आपका धड़ल्ले से होगा, ठीक है, ध्यान रखें। वंदे भारतम।